साइकोपैथ पैदा होता है या बनाया जाता है? आज हम इसी प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे। आपके पास दो वजहों से इसका नॉलेज होना जरूरी है। पहली वजह है कि आपके आसपास साइकोपैथ छुपे हुए हैं, और दूसरी वजह है कि अगर आपके आसपास कोई बच्चा धीरे धीरे साइकोपैथ बन रहा है तो आप उसके पेरेंट्स को आगाह कर सकते हैं और उस बच्चे को साइकोपैथ बनने से बचा सकते हैं। इस वीडियो में मेनली 4 से 5 चीज़ें जानेंगे, जैसे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, चाइल्डहुड क्रुएलिटी मार्कर्स, एब्यूज एंड साइकोपैथी का लिंक, और फिर सच को पूरी तरह से एक्सपोज कर दूंगा। और इसके बाद एक दो चीज़ें और एक्सप्लेन करूंगा। और हाँ, मैं इस वीडियो में अपनी लाइफ से जुड़ा एक एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। तो अगर आप इस टॉपिक के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं और दूसरों से 2 कदम आगे रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साइकोपैथी की शुरुआत इंसान के बिहेवियर से नहीं होती, बल्कि उसकी बायोलॉजी से होती है। कुछ लोगों का इमोशनल सिस्टम जन्म से ही नॉर्मल इंसानों से अलग होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि उनका दिमाग खराब होता है, बल्कि उनका दिमाग इमोशंस को अलग तरीके से प्रोसेस करता है। इस बायोलॉजिकल डिफरेंस के कारण ऐसे इंसानों में फियर रिस्पॉन्स कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि इनमें खतरे की पहचान करने वाला इमोशनल सर्किट कम एक्टिव होता है। एम्पैथी यानी कि दूसरों के दर्द को महसूस करने की क्षमता कमज़ोर होती है। यानी कि साइकोपैथ यह तो समझ सकते हैं कि सामने वाला इंसान दुखी है, लेकिन अंदर से वो कुछ भी महसूस नहीं कर पाते। साथ ही इनके अंदर एक्साइटमेंट और रिस्क लेने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका रिवॉर्ड सिस्टम हमेशा स्टिमुलेशन की तलाश में रहता है। साइकोलॉजी में इस तरह की जन्मजात प्रवृत्ति को कहा जाता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, लेकिन एक बात और समझ लो, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का मतलब ये नहीं होता कि वह इंसान निश्चित रूप से साइकोपैथ बन ही जाएगा। इसका अर्थ सिर्फ इतना होता है कि उस इंसान के भीतर साइकोपैथी की तरफ झुकाव मौजूद है, यानी कि उसके अंदर साइकोपैथ बनने की संभावना मौजूद है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो इंसान आगे चलकर साइकोपैथ ही बनेगा। इसी कारण साइकोलॉजी में एक बड़ी ही फेमस लाइन है, जीन्स लोड द गन, द इन्वायरमेंट पुल्स द ट्रिगर। इसलिए अगर आप ये मानते हैं कि एक साइकोपैथ जन्म से ही साइकोपैथ होता है तो यह अधूरा सच है, और अगर आप ये मानते हैं कि साइकोपैथ इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से बनते हैं तो ये भी अधूरा सच है। एकेडमिक स्टाइल में कहूँ तो ये कहूँगा कि साइकोपैथी बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी से शुरू होकर इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस के माध्यम से डेवलप होने वाली एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल कंडीशन है। अब जो भी मैं बताने वाला हूँ वह इस वीडियो का सबसे ज़रूरी हिस्सा है, तो अगर आप इस हिस्से को मिस कर देते हैं तो इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं। अब चाइल्डहुड क्रुएलिटी मार्कर्स को जान लेते हैं। चाइल्डहुड क्रुएलिटी मार्कर्स का मतलब होता है बचपन में दिखने वाले ऐसे संकेत जिनसे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह बच्चा बड़ा होकर साइकोपैथ बन सकता है या फिर नहीं। तो अगर आप इन सिग्नल्स को नोटिस कर लेते हैं तो आप उस प्यारे से बच्चे को साइकोपैथ बनने से बचा सकते हैं। तो आपको एक बच्चे के अंदर कम से कम इन 7 चीज़ों को नोटिस करना है। पहला, कि ये देखो कि बच्चा जानबूझकर किसी जानवर को चोट पहुंचा रहा, और चोट पहुंचाने के बाद अगर उसे मज़ा आ रहा, साथ ही उसके चेहरे में कोई भी गिल्ट नहीं है, तो यह एक रेड साइन है, क्योंकि साइकोपैथी में इसे सबसे स्ट्रॉन्ग मार्कर माना जाता है। दूसरे संकेत के रूप में ये देखो कि क्या उसे सैडिस्टिक प्लेजर में मज़ा आता है, जैसे किसी बच्चे के रोने या डर जाने के बाद उसे मज़ा आता हो, या फिर दूसरे बच्चों को डराने के बाद उसे मज़ा आता हो। तीसरा संकेत, जब किसी को चोट पहुंचती है तो जब उस बच्चे को ये बात पता चलती है तो क्या उसमें कोई इमोशनल रिएक्शन दिखता है, और अगर नहीं दिखता तो यह एक क्रुएलिटी मार्कर है। इसके अलावा ये भी नोटिस करो कि जब वो बच्चा किसी को चोट पहुंचाता है, इसके बाद जब वो माफ़ी मांगता है तो क्या वह माफ़ी सिर्फ दिखावे के लिए होती है। चौथा संकेत, अगर बच्चे के अंदर झूठ बोलने की आदत सी पड़ गई है, दूसरे बच्चों को आपस में लड़वाता रहता है, और पकड़े जाने पर
पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डिनाई भी कर देता है। पांचवा संकेत, जब आप उस बच्चे को सजा देते हो तो भी उसका बिहेवियर नहीं बदल रहा। इसके अलावा आपके डर दिखाने पर, गिल्ट और सेम महसूस करवाने पर भी उसका बिहेवियर नहीं बदल रहा। छठवां संकेत, ये देखो कि क्या बच्चे को तोड़फोड़ करने में मज़ा आता है, यानी कि क्या उसे केओस में एक्साइटमेंट महसूस होती है। सातवां संकेत, क्या वो बच्चा रोकर या किसी और तरह से माता पिता और टीचर्स को मैनिपुलेट करता है। तो आपको इन सातों क्रुएलिटी मार्कर्स को नोटिस करना है और पहले वाले मार्कर को टॉप प्रायोरिटी में रखना है। तो अगर किसी बच्चे में ज़्यादा से ज़्यादा मार्कर्स नज़र आ रहे और साथ ही इस तरीके का बिहेवियर बार बार रिपीट हो रहा, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर इस बच्चे पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये बच्चा बड़ा होकर बहुत ही खतरनाक साइकोपाथ बन सकता है। साइकोलॉजी में इन मार्कर्स को कहते हैं कॉलस अनइमोशनल ट्रेट्स। यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है कि यह डायग्नोसिस नहीं है, यह सिर्फ अर्ली वार्निंग है। समस्या तब होती है जब पेरेंट्स या सोसाइटी या तो इसे इग्नोर कर देते हैं या फिर सिर्फ पनिशमेंट देते हैं, क्योंकि इग्नोरेंस और पनिशमेंट बच्चे को साइकोपाथ होने से नहीं बचा सकते। अब ये समझ लो कि साइकोपैथी से इन मार्कर्स का क्या रिलेशन होता है। तो देखो, किसी साइकोपैथ में एम्पैथी, रिमोर्स एंड इमोशनल बॉन्डिंग की कमी होती है। तो बच्चे में ये तीनों क्वालिटीज़ बचपन में ही डेवलप हो जानी चाहिए। लेकिन अगर इस स्टेज में, यानी कि बचपन में क्रुएलिटी नॉर्मलाइज हो रही, तो भाई ये ठीक नहीं हो रहा। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर बच्चे ने बचपन में एब्यूज फेस किया है तो वह साइकोपैथ बन जाएगा। तो आप एक बात समझ लो कि एब्यूज साइकोपैथी की वजह नहीं है, बल्कि एब्यूज सिर्फ एक कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या करता है? जो चीज़ें पहले से मौजूद होती हैं उनको वो और तेज कर देता है। मीन्स अगर किसी बच्चे में जेनेटिक वल्नरेबिलिटी नहीं है तो एब्यूज़ उस बच्चे को साइकोपैथ नहीं बना पाएगा। लेकिन अगर बच्चे में जेनेटिक वल्नरेबिलिटी मौजूद है और फिर अगर उसने ट्रॉमा या एब्यूज़ फेस कर लिया तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो बच्चा बड़ा होकर साइकोपैथ बनेगा। अब एक सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि हर एब्यूज्ड बच्चा साइकोपैथ क्यों नहीं बनता। तो सच सुन लो कि ज़्यादातर एब्यूज्ड बच्चे साइकोपैथ नहीं बनते। लेकिन क्यों? क्योंकि उनके अंदर एम्पैथी होती है, उन्हें गिल्ट महसूस होता है और उन्हें इमोशनल पेन भी होता है। इसलिए ट्रॉमा या एब्यूज़ उन्हें एंग्सियस, फियरफुल, डिप्रेस्ड एंड पीपल प्लीजर तो बना सकता है, लेकिन साइकोपैथ नहीं बना सकता। क्योंकि साइकोपैथ एंड ट्रॉमा सर्वाइवर में एक अंतर होता है कि ट्रॉमा सर्वाइवर दर्द को महसूस करता है, जबकि साइकोपैथ दर्द को सिर्फ समझता है, महसूस नहीं कर पाता। अब पूरा सच जान लो, एक साइकोपैथ तब साइकोपैथ बनता है जब जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन हो, इमोशनल सिस्टम अलग हो, इन्वॉल्वमेंट एम्पैथी को पनपने न दे और मैनिपुलेशन से फ़ायदा मिलने लगे। इसीलिए कहा जाता है साइकोपैथ्स आर बॉर्न डिफरेंट बट मेड डेंजरस। लेकिन अगर किसी बच्चे के अंदर जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन तो है, लेकिन उसके पेरेंट्स बहुत ही लविंग एंड केयरिंग है, सोशल इन्वायरमेंट भी हेल्दी है, यानी कि आसपास के लोग टॉक्सिक एंड मैनिपुलेटिव नहीं हैं, और साथ ही जब वो बच्चा किसी को मैनिपुलेट करके फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा लेकिन उसे उस मैनिपुलेशन का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो शायद उस बच्चे के अंदर जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन होने के बावजूद साइकोपैथ नहीं बनेगा। ये सब चीज़ें समझना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मान लो आपका हस्बैंड ही साइकोपैथ है और फिर आपको ये लग रहा कि चूंकि आपके हस्बैंड ने बचपन में बहुत सारे ट्रॉमा फेस किए हैं, एब्यूज फेस किया है, इसलिए ऐसा इंसान बना है, तो फिर आप क्या करेंगी? उसे प्यार देंगी, उसकी केयर करेंगी और इस तरीके से उसे हील करने की कोशिश करेंगी। लेकिन यही सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि एक साइकोपैथ कंट्रोल करने के लिए सिंपैथी का इस्तेमाल करता है, खुद को विक्टिम दिखाकर आप पर कंट्रोल पाने की कोशिश करता है और बड़ी ही समझदार, पढ़ी लिखी और थेरेपी वाली भाषा भी बोल सकता है। इसलिए याद रखो
कि ब्लाइंड सिंपैथी खतरनाक है। अब मैं अपने निजी जीवन से जुड़ी एक घटना के बारे में बताऊं, उससे पहले ये सुनो। अगर आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे से जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मेरे साथ 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड ना किया हो तो फिर गूगल प्ले स्टोर में जाइए और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ आपको ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़े कुछ कोर्सेज मिलेंगे, उन्हें देखते रहिए। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन वो कोर्सेज आपके अंदर जो मेंटल क्लैरिटी लाएंगे, उस मेंटल क्लैरिटी के दम पर आप लाखों करोड़ों लोगों से आगे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो कोर्सेज आपकी लाइफ को बेहतर बना देंगे। मोबाइल एप्लीकेशन की पूरी डिटेल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है। अब मैं अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस बता देता हूँ। जब मैं छोटा था, मीन्स लगभग 10 से 11 साल का, तो मुझे एक ऐसे लड़के का सामना करना पड़ा जो मेरे से लगभग 5 से 6 साल ही बड़ा था। उसके अंदर एक पैटर्न ये था कि उसे जानवरों को नुकसान पहुंचाने में और उन्हें मारने पीटने में कोई गिल्ट नहीं होता था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि वो मुझे और मेरी हमर उम्र के भाई और मेरे दोस्तों को आपस में लड़वाता था, और इस लड़ाई से उसे बड़ा मज़ा आता था। वो मेरे दोस्त को मेरे खिलाफ मेरे सामने ही भड़काता। वो उसे मेरे बाल नोचने, हल्की फुल्की गाली देने और बॉडी शेमिंग करने के लिए उकसाता। और जब मैं रिएक्ट कर जाता और अपने दोस्त से लड़ जाता, तो पहले वह उस लड़ाई के मज़े लेता, और फिर वो जब ये देखता कि लड़ाई ज़्यादा बढ़ गई है, तो फिर हम दोनों को अलग कर देता। और फिर कुछ घंटे या दिन के बाद यही साइकिल फिर से रिपीट होती। यह एक ऐसा ट्रॉमा था कि आज भी मैं जब उस इंसिडेंट को याद करता हूँ तो मैं गुस्से से भर जाता हूँ और मेरी बॉडी पैनिक मोड में चली जाती है। खैर, अब ये सोचो कि वो लड़का बड़ा होकर कैसा बना होगा। मैं बताता हूँ। वो लड़का बड़ा होकर साइकोपैथ ही बना, और बहुत ही खतरनाक साइकोपैथ। बाहर से वो हेल्पिंग भी दिखता है और केयरिंग भी। अब चूंकि साइकोपैथ मैनिपुलेटिव भी होते हैं, इस वजह से वो साइकोपैथ जिस सोसाइटी से बिलोंग करता है उसमें वो कंपैरेटिवली सक्सेसफुल भी नज़र आ रहा, इसलिए वो अपने आसपास के लोगों का सम्मान भी पाता है। और हाँ, कुछ लोगों को इस बात का एहसास तो है कि ये इंसान ठीक नहीं है, खतरनाक है, लेकिन एग्जैक्टली ये किसी को नहीं पता कि वो कितना खतरनाक और गिरा हुआ है। अब एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। दुनिया में इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी इसलिए नहीं है क्योंकि बुरे लोग ज़्यादा हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि जो लोग अच्छे दिख भी रहे, उनमें से ज़्यादातर लोग कायर हैं। और ये लोग अपनी कायरता को छुपाने के लिए अच्छाई का मास्क पहने हुए हैं। और ये दुनिया बुरे लोगों से नहीं, बल्कि अच्छाई का मास्क पहने हुए कायरों से भरी पड़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।